हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 16th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग फोर्थ एंड द लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की तो वहां तक हमने तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इन तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज द फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे, इसका थ्योरी डिटेल में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? इस टर्म को पढ़ने से पहले हमको एक वर्ड समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, जो आप लोग डेफिनेटली बायो में पढ़ते हो। नॉन बायो स्टूडेंट्स, आपने स्कूल सेक्शन में तो कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होता है, राइट? अगर ये मैं चौक को यहाँ से छोड़ दूं तो अपने आप नीचे जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नॉट द सॉल्यूट, इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ low concentration to a region of high concentration through a special type of a membrane. Bio students, definitely it is called as सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए अलाउ करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को मूव करने अलाउ नहीं करता है। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन आई हैव डिस्कस्ड विद मेनी टीचर्स, उनको ये नहीं पता है कि ऑस्मोसिस होता क्यों है। ऑस्मोसिस क्या होता है वो उनको पता है, बट ऑस्मोसिस रियलिटी में होता क्यों है, क्यों ऑस्मोसिस होता है, व्हाई द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है और आज के इस लेक्चर में मैं इसका भी राज खोलूंगा बेटा कि क्यों ऑस्मोसिस क्यों होता है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करें, इमेजिन करो मेरे पास ये कंटेनर है जिसको मैंने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ऑस्मोसिस। एक कंटेनर है जिसको मैंने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ डैश अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में मैंने जो सोल्यूशन लिया है, दिस इज सोल्यूशन 1 जस्ट फॉर एग्जांपल एंड दिस इज सोल्यूशन 2। ठीक है, दिस सोल्यूशन इज ऑफ अ लो कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, समझो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है या फिर प्योर वाटर ले लो, and this is solution of high concentration. So students, over a period of time, this is a special type of a membrane which is also known as semi permeable membrane, SPM लिख रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या है, semi permeable membrane. Over a period of time what is observed that ये वाला जो membrane है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट को मूव होने देता है। सॉल्वेंट तो बेसिकली दोनों साइड से मूव हो रहे हैं, बट ज्यादा जो होगा, ज्यादा वो लो से किधर जा रहा है, हाई। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव होने देता है और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को यहां से मूव होने नहीं देता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये वाला जो एरो है इसके ऊपर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बेटा कौन है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को मूव होने नहीं देता है। इट अलाउज ओनली डैश solvent molecule to pass through it. So student, basically what is osmosis? It is a spontaneous flow. It is a spontaneous flow of solvent molecules only, of solvent molecules from a region of low concentration to a region of high concentration through semi permeable membrane, So basically what is osmosis? Osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules from a region of low concentration to a region of high concentration through a special type of a membrane which is also known as semi permeable membrane. ये जो semi permeable membrane होता है, it is a special type of a membrane, it is a special type of membrane which allows only
किसको अलाउ करता है बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, which allows only solvent molecules, which allows only solvent molecules to pass through it, to pass through it. वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से अंदर अलाउ करता है पास करने के लिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट? ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस बाय द वे? ऑस्मोसिस इज द spontaneous flow of solvent molecule from a region of LC, that is low concentration, to a region of HC, that is high concentration, through SPM, that is semi permeable membrane. तो स्टूडेंट्स जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जनरली these semi permeable membranes are of two types. One is natural, जो हम लोगों को नेचर से मिलता है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड एक होता है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे आप एग्जांपल के तौर पे एनिमल ब्लैडर ले सकते हो, एनिमल ब्लैडर। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज एक्सेट्रा। ये सब क्या है? नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनके अगर आप एग्जांपल्स की बात करो तो पार्चमेंट पेपर, नाम सुना होगा, पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड ले सकते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और केमिकल्स हैं जैसे कि सेलोफेन है, सिलिकेट्स है, सिलिकेट्स ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल, सिलिकेट्स ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल एक्सेट्रा। ये सब कौन से हैं? आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल ब्लैडर का और सेल्यूलोज का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पार्चमेंट पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड, सेलोफेन, सिलिकेट्स ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल। ये सब के सब क्या है? आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। सो ये हो गया ऑस्मोसिस। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑस्मोसिस होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? रीजन फॉर ऑस्मोसिस ये हमको नहीं बताया जाता है। रीजन फॉर ऑस्मोसिस, तो ये बेटा हमारे लिए बहुत ही आसान है। एक बार मैं आपको समझाऊंगा तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि यार अभी कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऑस्मोसिस रियल में क्यों होता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम अच्छे से। अगर इमेजिन करो हमारे पास में कोई कंटेनर है, जस्ट इमेजिन करो ये कंटेनर है जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझना, ये बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। सपोज दिस इज अ कंटेनर व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। चलिए अभी इस कंटेनर को हमने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ठीक है। इट अलाउज ओनली डैश सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, ठीक है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दिस इज वी कैन से डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर है? अभी ध्यान से देखना। इमेजिन करो मैंने इस कंटेनर को यहाँ तक भर दिया है और इस कंटेनर को भी मैंने यहाँ तक भर दिया। मैंने दो अलग अलग कलर यूज करता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों को अलग अलग, ये दोनों में अलग अलग सोल्यूशन भर दिया, एक में डाइल्यूट सोल्यूशन और एक में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस बेटा ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा, किसकी मदद से? क्योंकि अगर ये डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट क्या होगा? बहुत ही कम। दोनों में समझो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, दोनों में क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यहाँ पे भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और यहाँ पे भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यहाँ पे जो सरफेस होगा उसके ऊपर सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पे बेटा जो सरफेस होगा वहां पे अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कम होगा इधर, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। एकदम इजी ना। अगर यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो बेसिकली अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द वन व्हिच हैज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है, और यू कैन से सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? कम है। तो मुझे ये बताओ
यहाँ पे बेटा दोनों के दोनों वेपराइज तो हो ही रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे सर, क्यों नहीं हो रहे। यहाँ पे बेटा ये भी वेपराइज हो रहा है, इधर ये भी वेपराइज होगा, लेकिन सिर्फ दोनों जगह पे कौन कौन वेपराइज हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा। यहाँ पे भी ये सॉल्वेंट वेपराइज हो गया, यहाँ पे भी बेटा कौन वेपराइज होगा, सॉल्वेंट वेपराइज होगा। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम बनाए हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, और यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि ये कौन सा सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो देखो अभी कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आप लोग का। अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कहना है ये सब मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे या कम, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। सो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, सो देयरफॉर दे अप्लाई greater force on the surface of liquid। अगर वो सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा फोर्स अप्लाई तो हो रहा है लेकिन कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर ये फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है तो कहना है यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यस। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो ये बेटा इधर से कुछ ना कुछ तो पास करेगा ना प्रेशर को कम करने के लिए। सो इसके लिए बेटा ये हमेशा कहां से कहा जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो। इसके लिए मैं जब पेपर चेक करता हूँ तो बहुत बार पेपर में देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में क्या सिखाया था, प्रेशर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। कंसेप्ट बराबर है। यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे गड़बड़ भी कुछ नहीं है बेटा, कंसेप्ट इधर भी अगर आप अप्लाई करोगे तो वही कंसेप्ट अप्लाई करोगे। इधर हाई प्रेशर है, इस वजह से यहाँ से सॉल्वेंट बेटा जा रहा है ये साइड में। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे भी सर प्रेशर तो है ही ना, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे भी प्रेशर है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ से भी आएंगे बट यहाँ से कम आएंगे बेटा। तो यहाँ से अगर कम आ रहे हैं, यहाँ से समझो सिर्फ 5 ही आ रहे हैं, यहाँ से समझो 10 जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा नेट फ्लो तो बेटा कहां से क्या हुआ, लो से हाई हुआ कि हाई से लो हुआ, लो से हाई हुआ। सो ये बेसिकली इस वजह से होता है। सो अगर मैं इसको कंपार्टमेंट नंबर 1 नाम दे दूं और कंपार्टमेंट नंबर इसको क्या नाम दे दूं, 2। सो अगर मैं बात करूं कंपार्टमेंट नंबर 1 की, तो ये क्या सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इसका मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। बट अगर मैं केस 2 की बात, कंपार्टमेंट नंबर 2 की बात करूं, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो बेटा सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम। सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो देयरफॉर वेपर प्रेशर इन कंपार्टमेंट नंबर 1 is greater than वेपर प्रेशर इन कंपार्टमेंट नंबर 2। कंपार्टमेंट नंबर 2 में वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, ज्यादा है। सो देयरफॉर प्रेशर इन फर्स्ट कंपार्टमेंट इज मोर, देयरफॉर solvent molecules moves from low concentration to high concentration through dash membrane, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को क्यों जाने देता है, सॉल्यूट को क्यों नहीं जाने देता? बिकॉज इसका जो पोर साइज होता है ना बेटा, पोर साइज वो उसी टाइप का होता है और उसी साइज का होता है कि वो सिर्फ एक ही को, दैट इज सॉल्वेंट को ही जाने दे बेटा। सॉल्यूट कंपैरेटिवली साइज में बड़ा होता है तो निकल नहीं पाता है। आपने देखा होगा घर पे जब मम्मी चाय बनाती है बेटा, तो हम लोग छन्नी यूज करते हैं चाय को छानने के लिए, राइट? तो बेटा उसको क्यों यूज करते हैं बेटा, एज इट इज जो हमने जिसमें बेटा वेसल में चाय बनाई है बेटा, ठीक है, उसको एज इट इज कप में क्यों नहीं उड़ेल देते? सर उसमें तो चाय पत्ती भी आ जाएगी। तो चाय पत्ती को बेटा सेपरेट करने के लिए चाय से क्या करना पड़ेगा, वो लिक्विड जो चाय हम लोग पीते हैं वो लिक्विड है, उसको पत्ती से अगर सेपरेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, छन्नी यूज करते हैं। छन्नी में से ऐसे छान के लेंगे तो बेटा लिक्विड जो चाय है हमको जो पीनी है वो निकल के आ जाएगी और ऊपर छन्नी के ऊपर क्या आएगा बेटा, चाय पत्ती आ जाएगा। तो वैसे बेटा वो छन्नी का ही काम कर रही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये भी एक छन्नी ही है, झिल्ली बोलते हैं हिंदी में इसको। जो झिल्ली है बेटा वो सिर्फ एक ही को जाने दे रहा है जो साइज में छोटा है, ठीक है ना। जो साइज में बड़ा है उसको वो रोक लेता है, उसको आर पार जाने नहीं देता है। तो स्टूडेंट इसके लिए तो इसको बोलते हैं ना सेमी, सेमी मतलब हाफ,
परमेबल मतलब अलाउ, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, ठीक है ना। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ दोनों में से किसी एक को ही जाने देता है, सॉल्वेंट को जाने देता है, सॉल्यूट को जाने नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेशन में जब सिखाया जाता है तो बोलते हैं सर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कैसे होगा, हाई से लो होना चाहिए ना। तो ये वाला डाउट अभी आपको जिंदगी में कभी नहीं आएगा, बिकॉज आपने इस तरीके से पढ़ लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा होने लगेगा कि यहाँ से यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होने लगेगा। तो कहने से बेटा ये जब सॉल्वेंट अगर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो ये सोल्यूशन भी धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड से किसकी तरफ बढ़ेगा, डाइल्यूट की तरफ, ठीक है। और ये डाइल्यूट से किसकी तरफ बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जब भी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हुआ तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा, फिर तो बेटा सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग फिजिक्स में केमिस्ट्री में बोलते हैं और बायो में भी आप लोग बोलते हैं उनको आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्यों, क्योंकि दोनों का अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो कैसे होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बोर्ड पे हमने क्या क्या लिखा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो। मुझे था एक बार इनको सेपरेट करने से बेटा अपने आप फ्लो हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है। हमने इसके लिए स्पेशली कुछ करना पड़ रहा है, कैसे धक्का देना पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ना पड़ रहा है, कुछ नहीं। एक बार स्टार्ट करने से जो प्रोसेस अपने आप होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है द प्रोसेस विच गोज ऑन इट्स ओन वंस स्टार्टेड। एक बार स्टार्ट करने से जो प्रोसेस अपने आप होती रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो। Spontaneous process, spontaneous flow of solvent molecule from a region of low concentration to a region of high concentration through a special type of a membrane which is known as semi-permeable membrane. SPM is a semi-permeable membrane which allows only solvent molecule to pass through it due to its small pore size. ठीक है, दो टाइप के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन एज इट इज एंट्रेंस में पूछा जाता है, याद रखना पड़ेगा नाम। रीजन फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्यों होता है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपका जेईई का ही क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है ऑन विच साइड ब्लू कलर फॉर्मेशन विल अकर, ब्लू कलर फॉर्मेशन विल अकर। किस साइड में ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दिया है, वापस बना देता हूँ इधर शॉर्ट में। एक कंटेनर को उन्होंने सेपरेट कर दिया है किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट वाले में है बेटा FeCl3 सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन। दूसरे में दिया है K4 FeCN6 सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये ब्लू कलर क्यों चिल्ला रहे सर, ऐसा इसका रीजन ये बेटा कि जब 4 मोल्स ऑफ FeCl3 कंबाइन करता है K4 FeCN6 के साथ, तो ये आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में सिखाया जाएगा। 4 मोल्स और इसके 3 मोल्स, इससे बनेगा Fe4 FeCN6 थ्राइस, Fe4 FeCN6 थ्राइस। इसका पर्शियन ब्लू कलर होता है, बहुत ही प्यारा कलर आता है पर्शियन ब्लू, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेटा बेसिकली ये रीजन है कि FeCl3 अगर इधर से इधर जाएगा तो कंपार्टमेंट नंबर 1 में कलर आएगा ब्लू कलर कि 2 में कलर आएगा, आप लोग सोचिए बेटा। ऑन विच साइड ब्लू कलर फॉर्मेशन विल अकर, किस साइड में ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट वाले में बेटा क्या डाला हुआ है, FeCl3 डाला हुआ है। सेकेंड वाले में क्या डाला है, K4 FeCN6 डाला हुआ है। कौन से कलर में ब्लू, कौन से साइड में ब्लू कलर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा ब्लू कलर कि राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो सोचो बेटा इसका आंसर, कितने लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड सोचा होगा, ओके राइट हैंड साइड में सोचा, करेक्ट। किसी ने ये सोचा कि कलर ही नहीं आएगा, नन ऑफ दिस सर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नो कलर फॉर्मेशन विल अकर, सुपर्ब आंसर, नो कलर फॉर्मेशन। सर ऐसा क्यों बेटा, मुझे एक बात बताओ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, यहां से यहां पे सिर्फ वाटर को जाने देगा और यहां से यहां पे भी सिर्फ वाटर को जाने देगा। तो वाटर जा रहा है ना बेटा, FeCl3 और K4 FeCN6, ये वाला और ये वाला तो कभी मिलेंगे ही नहीं बेटा, और कभी मिलेंगे नहीं तो ब्लू कलर बनेगा ही नहीं। क्यों, बराबर ना, क्योंकि
जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इट अलाउज ओनली डैश, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली डैश मॉलिक्यूल, ओनली सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। तो देयरफॉर बेटा ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। सो ब्लू कलर का फॉर्मेशन ना होने का कारण क्या है बेटा? बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल मूव होते नहीं है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है वो मैंने सिखा दिया। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us start with a very important term, osmotic pressure। osmotic pressure को डिफाइन करने के लिए मेरे पास दो केसेस हैं। दोनों केसेस से हम लोग osmotic pressure को डिफाइन करेंगे। दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछे गए। osmotic pressure, समझ हमारे पास में एक बीकर है, दिस इज अ बीकर बच्चों। इसके अंदर हमने प्योर वाटर लिया हुआ है। इसके अंदर क्या डाला हुआ है? प्योर वाटर। हमारे पास एक फनल है, ये बेसिकली ये वाला शेप का फनल, इसको थिस्टल फनल बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके का, त्रिशूल नहीं है, इसको थिस्टल फनल बोला जाता है। हमने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, इस थिस्टल फनल के अंदर, इस थिस्टल फनल के अंदर हमने शुगर सोल्यूशन फिलिंग किया है। शुगर सोल्यूशन, तो अंदर जो सोल्यूशन है वो कौन सा है? शुगर सोल्यूशन है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो कलर का जो मैंने इसके ऊपर कवर किया है, देखो इस तरीके से कवर किया है इसके ऊपर। ठीक है ना, ये है बेटा आपका SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी ये जो है, इसमें शुगर का ये इनिशियल लेवल है। स्टार्टिंग में बेटा ये लेवल था शुगर का, इनिशियल लेवल। ठीक है, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ शुगर। ठीक है ना, शुगर वाटर, शुगर सोल्यूशन रादर। ठीक है, अभी ये वाला जो प्योर वाटर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। और ये वाला जो सोल्यूशन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर ये डाइल्यूट सोल्यूशन और ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो स्टूडेंट मुझे बताओ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या किया हमने? सेपरेट किया। तो कैन वी से दैट यहाँ से वाटर अभी दैट इज सॉल्वेंट, यहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा? सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इसी को तो क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होगा तो यहाँ पे पानी का लेवल धीरे धीरे, मतलब सॉल्वेंट का लेवल और ये सोल्यूशन का लेवल धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझो, यहाँ तक आते आते यहाँ तक बढ़ते जा रहा है इनिशियली से, और यहाँ पे आके समझो वो रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया। क्लियर? तो कहने से बेटा ये कौन सा लेवल हो गया? मैक्सिमम लेवल। इसके ऊपर नहीं जा रहा है वो। सो दिस लेवल विल बी कॉल्ड एज व्हिच लेवल? मैक्सिमम लेवल बोला जाएगा इसको। मैक्सिमम लेवल रीच करने के बाद अभी वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये जो वाटर है या इसमें जो सोल्यूशन है, इस कॉलम में जो सोल्यूशन है ये वाला, ठीक है ना, इसका समझो हाइट मान लेते हैं, h मान लेते हैं हाइट। ठीक है ना, ये जो है बेटा सोल्यूशन वो क्या एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इधर से अंदर आना चाहते हैं, यस, बट ये ऊपर से प्रेशर भी तो एक्सर्ट करेगा। करेक्ट? इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूशन प्रेशर ही बोलेंगे। ठीक है ना, ये जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये क्या एक्सर्ट कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज नथिंग बट विच प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोसिस को क्या कर देगा बच्चों? रोक देगा। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू डैश प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज उसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस रुक रहा है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। इट इज डिनोटेड बाय पाई। सो मुझे बताओ, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या हो गया? ऑस्मोसिस रुक गया है, और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा। The hydrostatic pressure developed as a result of osmosis. The hydrostatic pressure developed as a result of osmosis is called as ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को कौन सा प्रेशर बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई।
and this osmotic pressure will be equal to what pressure? Hydrostatic pressure. So basically students, hydrostatic pressure is equal to osmotic pressure. This hydrostatic pressure is equals to osmotic pressure. Now students, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, समझो ये जो सोल्यूशन है, डेंसिटी इसका जो है बेटा क्या है, डेंसिटी क्या है, रो है। रो क्या है बच्चों, इस सोल्यूशन का डेंसिटी है। तो मुझे था बेटा दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दिस ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो रो जी एच, ये पढ़ते हो ना रो जी एच, ठीक है ना। नाउ दिस रो इज नथिंग बट इट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, क्योंकि हाइट से रिलेटेड आ गया, एंड एच इज द इंक्रीज इन द लेवल, इंक्रीज, this is nothing but increase in level of solution, increase in the level of the solution. So this is known as what, your osmotic pressure. और osmotic pressure का एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया बेटा, it is nothing but rho g h, where is rho का मतलब क्या, डेंसिटी, g का मतलब acceleration due to gravity, and h का मतलब increase in the height, ठीक है ना। ये जो increase हुआ है इसी को क्या बोला जाएंगे बच्चों, h बोला जाएगा, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गया था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन बेटा केस 2 में डिस्क्राइब करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, इमेजिन करो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन एंड दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। सपोज दीस आर द टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, राइट, एंड दिस इज योर डैश मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, ठीक है ना, अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो कहां से कहां पे फ्लो हो रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बराबर है। लो से हाई, हाई से लो भी होता है, बट हाई से लो जो होगा वो कम होगा। जब तक दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तब तक बेटा लो से किधर जाएगा, हाई की तरफ। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से नेट जो है वो इस तरीके का फ्लो हो रहा है, ये नेट है। सो नेट फ्लो इज फ्रॉम डैश टू डैश, net flow of solvent is from left to right हो रहा है, ये कहां से कहां पे हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना क्या किया है, ये वाला जब जो एक पिस्टन है बेटा जिसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, इमेजिन करो बेटा मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता हूँ, यहाँ से प्रेशर अप्लाइड, समझो यहाँ से प्रेशर क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो इस तरीके का प्रेशर है, यस सर। तो कहने से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अपोज करेंगे। तो कहने से सपोज स्टार्टिंग से, जस्ट इमेजिन करो, स्टार्टिंग में समझो 1000 मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, 1 से 2 में कितने लोग आ रहे हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो जब मैं ये प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये 1000 में से थोड़ा तो नंबर कम हुआ रहेगा, यस सर। समझो 1000 से बेटा हो गया अभी कितना, 800 हो गया। थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करो, 800 से बेटा 500 हो गया, फिर और थोड़ा प्रेशर अप्लाई करो, 500 से और कम हो गया, 400 हो गया, और प्रेशर अप्लाई करो 300 हो गया, और प्रेशर अप्लाई करो 100 हो गया, और प्रेशर अप्लाई करो 10 हो गया। तो अभी मुझे था जब प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ 10 आ रहे हैं, बराबर है, 10 आ रहे हैं। और थोड़ा प्रेशर अप्लाई करो, 10 की जगह पे अभी कितने हो गए बेटा, 4 हो गए समझो। फिर थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करूंगा, 4 से बेटा अभी 1 हो गया, एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है। तो कहने से नेट फ्लो जो आ रहा है वो एक का ही हो रहा है। फिर थोड़ा सा हल्का सा और प्रेशर अप्लाई करूं तो बेटा यहां से यहां पे कोई आने का बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, मतलब ऑस्मोसिस रुक गया। तो ऑस्मोसिस रोकने के लिए मुझे यहां से कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, पी अप्लाइड अप्लाई करना पड़ा। तो इसी प्रेशर को जो ऑस्मोसिस को पूरी तरीके से रोक दे, फिर एक भी मॉलिक्यूल यहां से यहां पे या फिर यहां से यहां पे नहीं जाना चाहिए, तो उस प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने यहीं पे तो पढ़ा था। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोस्टैटिक मतलब हाइट की वजह से आ रहा था, लिक्विड के प्रेशर की वजह से आ रहा था, यहां से हमने अप्लाई किया है, तो इस प्रेशर को क्या बोला जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमने अप्लाई किया है, इस वजह से बेटा हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, द एक्सेस ऑफ प्रेशर, द एक्सेस ऑफ प्रेशर
that must be applied, that must be applied, the excess of pressure that must be applied, that must be applied to the solution of which side, to the solution of high concentration side या low concentration side, high concentration side, to the solution of high concentration side to just stop the flow of solvent, to just stop the flow of solvent from what to what, low concentration to high concentration, to just stop the flow of solvent, to just stop the flow of solvent from a region of low concentration to a region of high concentration through which membrane, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बेटा क्या होना चाहिए, हम लोग को ये फ्लो होना नहीं चाहिए। तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, इमेजिन करो, एक स्पेशल केस देता हूं मैं, अगर हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां पे जाना चालू हो जाएंगे, करेक्ट ना। अगर P अप्लाइड, सपोज केस, नोट ले लेते हैं, इफ P अप्लाइड, जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, P अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, if it is greater than osmotic pressure, then what will happen, a reverse osmosis will occur, a reverse osmosis will occur, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस में बेटा लो से हाई जाता है ना, बट अभी हम लोग प्रेशर अप्लाई करके क्या कर रहे हैं, हाई से लो कर रहे हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस will occur and this process is also called as रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, और जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप लोग ने नाम सुना होगा, और आरओ बोलते हैं इसको, आरओ। आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। दिस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सी वाटर, और वी कैन से टू ऑब्टेन, इट इज द मेथड टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर। ठीक है ना, पीने वाला पानी हम लोग ला सकते हैं किससे, समंदर के पानी में से। बेटा ये कैसे किया जाता है सर, ये जादू कैसे? आपके घर में भी वाटर जो होता है बेटा, आरओ वाटर प्यूरिफायर आपने लगाया होगा, हेमा मालिनी का ऐड आता है, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बेटा दूं, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इमेजिन करो बेटा, मेरे पास जो कंटेनर है, ठीक है ना, ये कंटेनर है समझो, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये दो कंपार्टमेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से इसको ले लिया, देखना अभी ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पे बच्चों हमने सी वाटर ले लिया, सी वाटर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास समंदर का पानी है, और यहाँ पे हमने बेटा ले लिया प्योर वाटर। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो क्या होगा बच्चों, सर तो फिर ये प्योर वाटर जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा, वो वैसे भी समंदर का पानी है, और समंदर का पानी को बेटा और क्या करते जाएगा बेटा, उसमें मिक्स होते जाएगा, तो हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं अगर क्या कर रहा हूँ बच्चों, प्रेशर अप्लाई, यहाँ पे जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन, प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, तो क्या होगा, अगर प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मुझे था सी वाटर में क्या क्या है बच्चा, सॉल्ट भी है, क्या है, सॉल्ट प्लस H2O है ना, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ H2O जो होगा वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। सर लेकिन यहाँ से यहाँ पे जाना चाहिए ना, नहीं बेटा इसमें आरओ होगा ना, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा ना, प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ना,
तो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, और रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये प्योर वाटर है, इसमें सिर्फ वाटर आते जाएगा। तो सी वाटर में से सिर्फ यहाँ पे कौन आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है कि सिर्फ वाटर आ रहा है, सिर्फ वाटर आ रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इससे हम लोग समंदर के पानी में से क्या निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा पानी प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं, बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है बेटा। आपने देखा होगा बीच में जब मोदी जी बेटा इजराइल गए थे, ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू, आई डोंट नो प्रॉपर नेम ऑफ दैट प्रेसिडेंट, बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने बेटा उनको समंदर पे लेके गए थे, और उनके एक कार थी उनके पास में, एक जिप्सी थी, उसमें बेटा उन्होंने पूरा इंस्टॉल किया हुआ था आरओ वाटर प्यूरिफायर का। तो समंदर के पानी को बेटा वो प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो समंदर के पानी को प्यूरिफाई करने का ये बेस्ट मेथड है। उससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी सॉल्ट है वो पीछे रह जाएगा, उसमें से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, सर क्या वो पी सकते हैं, सबसे बेस्ट प्यूरिफाइड वाटर है वो। क्यों, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही आने देता है बेटा, और किसी को भी नहीं आने देता, कोई भी टाइप का इंप्योरिटी हो किसी को भी नहीं आने देगा। दिस इज टोटली प्योर वाटर। इस वजह से आपने देखा होगा घर में आजकल हमारे भी ट्रेंड निकला है, ये हम लोग वाटर प्यूरिफायर जाते हैं और मांगते हैं कि नहीं आरओ वाटर प्यूरिफायर, बट आरओ का फुल फॉर्म नहीं पता होगा लेकिन वो चलेगा, लेकिन नहीं, आरओ वाटर प्यूरिफायर। एक जमाना था हम लोग यूवी वाला खरीदते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे, लेकिन अभी सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। इससे वाटर बहुत ही ज्यादा प्योर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस के मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा दो टाइप का होता है। थिस्टल फनल का आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, यहाँ से वाटर कहाँ से कहाँ पे फ्लो होता है वो पूछा जा सकता है। इसका हाइट दिया होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, एच दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, और जी का वैल्यू तो 9.8 आपको पता है, 10 ही लेते हैं हम लोग सम्स में। इससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं। ये वाली तरीके से अगर डेफिनेशन बनाना है तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और जो कि बहुत ज्यादा, अगर आप जो सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज की तरफ जाओगे तो वहां पे बेटा पानी का बहुत तकलीफ होता है। समंदर तो है, खारा पानी है, बट वो तो यूज नहीं कर सकते। जमीन खोदेंगे तो वहां पे से भी उनको पानी जल्दी मिलता नहीं, बिकॉज पूरा डेजर्ट साइड है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसी साइड इसी तरीके से इसी मेथड से बेटा करोड़ों टन रोज हर दिन पानी वहां पे समंदर का पानी प्यूरिफाई होता है, और ये कंपेरेटिवली सस्ता मेथड भी पड़ता है। सर इंडिया में इसको क्यों नहीं यूज किया जाता है, इंडिया में हम लोग घर के लिए यूज करते हैं, बाकी जनरली अगर हम लोग को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सब यूज नहीं करते, बिकॉज हमारे पास डैम्स है और वहां पे वो पानी हमको कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है। तो ये मेथड से बेटा कंपेरेटिवली जो नेचुरल वाटर है उससे तो महंगा ही पड़ता है, क्योंकि हमारे इधर तो नेचुरल वाटर की जैसा इतना तो प्रॉब्लम नहीं है जितना सऊदी अरब या अरब कंट्रीज में है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, अब इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग थोड़े से फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज इसमें एक टर्म आएगा जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। एक होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये सब आप लोग बायो स्टूडेंट्स को तो पता होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशंस। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशंस, और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशंस, हाइपोटोनिक सोल्यूशंस। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल जो दूंगा जो कि एंट्रेंस में पूछे जाते हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे एग्जांपल्स भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन, नाम से पता चल रहा है आइसोटोनिक का मतलब 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशंस। तो डेफिनेशन वाइज क्या लिखेंगे, 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल पाई लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपर, हाइपर का मतलब नाम से पता चल रहा है ज्यादा, तो बच्चों याद रखना इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेकेंड वाले के मुकाबले ज्यादा है तो अब उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, और अगर फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकेंड वाले से कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का देखा जाता है सेकेंड वाले के साथ, कंपेयर करने के टाइम में हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले को किसके साथ, सेकेंड वाले के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट का नामकरण हो रहा है, सेकेंड वाले का नहीं, ठीक है। सेकेंड वाला उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट अगर सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सेकेंड वाले से तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर,
than the other solution. Solution having higher osmotic pressure than the other solution. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Solution having lower osmotic pressure than other solution. Now students, एक important है, ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ही ज्यादा important है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है बच्चों? आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसीज में जो सॉल्ट होता है NaCl, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.91% मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है उसमें? NaCl होता है 0.91%। आरबीसीज के अंदर क्या होता है? 0.91% क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है आरबीसीज में। अगर हम लोग आरबीसी के सेल को 0.91 सोल्यूशन के अंदर ही रख दे, ठीक है ना, तो इसका मतलब आरबीसी के अंदर भी 0.91, बाहर भी क्या है बेटा? 0.91% है NaCl का, तो दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? सेम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? सेम। तो 0.91 एग्जांपल के तौर पे 0.91% सोल्यूशन ऑफ डैश, 0.91% सोल्यूशन ऑफ NaCl is isotonic with blood cells with human RBCs, ठीक है, ह्यूमन RBCs, तो इट इज गोइंग टू बी आइसोटोनिक। अगर हम लोग सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.91% का RBCs को रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो फर्स्ट वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.91% NaCl is hypertonic with respect to blood cells के मुकाबले क्या हो जाएगा? वो हाइपरटोनिक, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन 0.91 से ज्यादा है। अगर ये 0.91 से कम हो जाएगा तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। सो एग्जांपल क्या लिखूंगा? सोल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.91% NaCl is hypotonic with respect to human blood cells. Is that clear? Now, so students याद रखना, अगर फर्स्ट वाला ज्यादा है, ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड मतलब दो कंपार्टमेंट दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। फर्स्ट का ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और फर्स्ट का अगर कम है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये हमको बहुत काम आएगा। और याद रखना बच्चों, आरबीसीज के अंदर जो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसके ऊपर तो बहुत बार एमसीक्यूज अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में मैंने देखा है। याद रखना ये परसेंटेज का नंबर, क्योंकि आपको वो कोई भी परसेंटेज दे देंगे और कॉमन में आपको बोल ही देता हूँ, आपको बोलेंगे कि अगर 10% NaCl सोल्यूशन के अंदर हम लोग आरबीसीज को रख देंगे तो क्या होगा, 5% में रख देंगे तो क्या होगा, 0.5% में रख देंगे तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। डिफिकल्ट है नहीं बेटा, मैंने एग्जांपल में बता दिया, वो याद रखना स्टेटमेंट, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट जो बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स जो होता है, दे आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। इवन जो वाटर का फ्लो होता है वो भी बेटा किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा सॉल्टी खाने की आदत होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनके वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है। बॉडी के अंदर जो इंटर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर वाटर रिटेंशन का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, दो सेल्स के बीच में भी वाटर अक्यूमुलेट होने लगता है, तो इस वजह से उनका स्किन ऐसे थोड़ा सा जाड़ा हो जाता है, फूक जाता है। ठीक है ना, उसको बेटा हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं, एडिमा। जिसमें क्या होता है, इंसान का जो स्किन है वो थोड़ा सा ऐसा मोटा हो जाता है और ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा प्रेस करोगे तो ऐसे दबता है। अभी आप अगर अपने स्किन को प्रेस करोगे तो ऐसा लगता है थोड़ा सा प्रेस किया सीधा हड्डी आता है आगे। उन लोगों का ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रेस करते तो ऐसा लगता है स्पंजी टाइप लगता है। तो इसका मतलब उनको एक
प्रॉब्लम है जिसको क्या बोलते हैं, एडिमा. सो पीपल टेकिंग लॉट्स ऑफ salt or salty food experience water retention in tissue cells and intercellular spaces because of osmosis. This result in swelling. इससे swelling हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, एडिमा बोला जाता है. ठीक है, अभी आ जाते हैं मोस्ट एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट. अगर मेरे पास में 0.91% NaCl सोल्यूशन है तो मुझे तब वो क्या आ जाएगा, आइसोटोनिक विद वॉट, इट इज आइसोटोनिक विद ब्लड सेल्स हो जाएगा, आइसोटोनिक with blood cells. It will be isotonic with blood cell. Next, equal to greater than 0.91% हो जाएगा NaCl solution. तो उसमें अगर ब्लड सेल में डाला तो वो क्या जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा क्या, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक हो जाएगा. सो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड सेल, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड सेल ना. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना. अगर मेरे पास में, ठीक है ध्यान देना, अगर मेरे पास में ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर बेटा हम लोगों ने जो सोल्यूशन डाला है वो कितना है, 0.91 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0.91%. ठीक है ना, ग्रेटर देन 0.91%. और इसके अंदर मैंने सेल डाला है और उस सेल में बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है. ठीक है ना, इसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.91 है. तो मुझे बता बेटा इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया. तो मुझे बता बेटा सॉल्वेंट कहां से कहां पे फ्लो होगा, सेल से किसकी तरफ जाएगा, सोल्यूशन की तरफ जाएगा. तो ये सेल जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. सो ब्लड सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ब्लड सेल क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा. और इस श्रिंकिंग ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस. इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सब वर्ड्स बायो के हैं, प्लाज्मोलिसिस. और इसका दूसरा नाम है क्रीनेशन. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, क्रीनेशन. तो अगर हम लोगों ने सेल को किस में रख दिया, 0.91% से ज्यादा सोल्यूशन में रख दिया, ग्रेटर देन 0.91, तो वो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन. अगर हम लोगों ने सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% से कम है, 0.91% से क्या है, कम है, लेस देन 0.91% NaCl solution, then it will undergo, then it is known as hypotonic solution, hypotonic with respect to blood cells. ब्लड सेल के रिस्पेक्ट में बेटा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा. तो जस्ट इमेजिन करो हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर बेटा सोल्यूशन जो है वो लेस देन 0.91% है और यहाँ पे जो आरबीसीज है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है. तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ और ये डाइल्यूट हुआ, तो डाइल्यूट है, लो कॉन्सेंट्रेशन कौन सा, ये है, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है. तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ पे मूव होगा, लो से हाई. तो मुझे बता बेटा ये सेल के अंदर जा रहा है ना पानी, तो क्या होगा, सेल स्वेल होगा कि श्रिंक होगा, स्वेल. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्वेलिंग होगा, स्वेल होगा. तो सेल का बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है. और इसको बेटा हेमोलिसिस भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस, हेमोलाइसिस. ठीक है, तो आप बायो में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड सुनते होंगे, केमिस्ट्री में मैंने एक्स्ट्रा ये वर्ड्स बता दिया, आप बायो में भी ये यूज कर सकते हैं, हेमोलिसिस एंड प्लाज्मोलिसिस. और इसका दूसरा एक नाम जो है वो है क्रीनेशन. तो स्टूडेंट्स दीज आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली ये सेकंड वाले के ऊपर. नेक्स्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो फेफर्स मेथड, पी साइलेंट है, फेफर्स मेथड है, सेकंड है मॉर्से एंड फ्रेजर्स मेथड, एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, Berkeley and Hartley method. This is the best method. This is the best method. ये सबसे बेस्ट मेथड है. दूसरा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स. यूज्ड टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. इवन प्रोटीन्स का भी जो मॉलिक्यूलर मास होता है उनको भी फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है बेटा. एक्सपेरिमेंटल मेथड है. मैं अगेन आई एम सेइंग बेटा, मैंने आपको चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बताए और हर एक में मैंने एक एक दो दो नाम बताए, बट इनका क्या मेथड है, क्या इसका मेथड है, वो हमको पढ़ने की जरूरत है, हमको सिर्फ इनके नाम पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं. एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. मेरे साथ रिवाइज करिए.
मेरी आदत है बेटा, छूटते नहीं, बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे हम लोग। आइसोटोनिक में फर्स्ट और सेकंड दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। फर्स्ट हाइपरटोनिक में नाम से ही पता है ना आप लोग ने, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन पढ़ा होगा बायो में। हाइपरटेंशन मतलब जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाइपर मतलब ज्यादा, हम लोग बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है इतना, तो झगड़ा क्यों हो रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है, हम लोग हाइपर क्यों हो रहा है इतना, ऐसा बोलते हैं ना। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब कम। तो यहाँ पे बेटा उल्टा कर दिया हमने, हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी लेस देन द सेकंड वाला, इसमें बेटा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दी अदर सॉल्यूशन, ये मैंने एग्जांपल दिए, और ये वाला आप प्लीज याद रखना बच्चों, ठीक है। इसको अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बता दूं, व्हाट विल हैपन टू, चलो क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू, व्हाट विल हैपन व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन, आरबीसी या फिर आपको ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, आरबीसी इज प्लेस्ड इन नंबर 1 प्योर वाटर, प्योर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, दूसरा 10% NaCl मतलब ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन 10% NaCl में रखा तो क्या होगा, NC 0.5% NaCl सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ, प्योर वाटर क्या हो जाएगा बेटा, प्योर वाटर तो डाइल्यूट सोल्यूशन है और ये उल्टा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वाटर से सॉल्वेंट अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर से अगर सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बेटा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल, ठीक है ना। 10% NaCl में डाला तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0.5% तो 0.5 बेटा 0.9 है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वापस से स्वेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्वेलिंग। तो ये टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में देखे गए हैं। अभी हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड देखने जाए तो आज के लेक्चर में एक ही टॉपिक बच जाता है कि मैथमेटिकल डेरिवेशंस क्या है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूलाज क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us start with a very important formula derivation part, laws of osmotic pressure, because आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनके फॉर्मूलाज डेरिवेशन वाला पार्ट यही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग ने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सेम वे यहाँ पे भी हमको पढ़ना है। यहाँ पे वेंट ऑफ वाला पार्ट आ जाएगा, बिकॉज वेंट ऑफ ने ऑब्जर्व किया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंटेनर के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। आई रिपीट, सॉल्यूट पार्टिकल, इस वजह से तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना बच्चों। सॉल्यूट नहीं होता तो खाली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता तो वो तो फिर कॉन्सेंट्रेशन क्यों आता, फिर तो वाली वाटर ले लो, फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो याद रखना, वेंट ऑफ ने ऑब्जर्व किया था कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी रोल है, तो इस वजह से उन्होंने बोला था वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। सो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, पाई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C भी बोल सकते हैं एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, at constant temperature, the osmotic pressure of the solution, the osmotic pressure pi of the solution, the osmotic pressure pi of the solution is directly proportional to concentration and inversely proportional to volume। तो या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो कैन वी से दैट पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है ना। V को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, C को क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम बात करें बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे पाई V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो पाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ना अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, प्रोवाइडेड व्हाट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों,
कांस्टेंट होना चाहिए। तो वी कैन से देयरफॉर पाई 1 अपॉन पाई 2 will be equal to v2 upon v1, or we can say pi 1 upon pi 2 will be equal to c1 upon c2 भी लिख सकते हैं। pi 1 upon pi 2 will be equal to c1 upon c2 भी लिख सकते हैं, करेक्ट ना। अगर हम बात करें for two isotonic solution, for isotonic solution, अगर दोनों solution क्या बेटा isotonic solution है, ठीक है ना। For isotonic solution, pi 1 will be equal to pi 2. pi 1 और pi 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। pi 1 और pi 2 इक्वल हो जाएगा। So therefore we can say that it will be C1 equal to क्या हो जाएगा बेटा, C2. C1 equals to क्या हो जाएगा, C2। तो याद रखना concentrations क्या हो जाएंगे, इक्वेट किया जा सकता है अगर osmotic pressures क्या है बच्चों, सेम है तो, ठीक है। This is your first law, that is Van't Hoff Boyle's law। दूसरा आता है बच्चों Van't Hoff Gay-Lussac's law। Van't Hoff Gay-Lussac's law that is related to temperature, right? So osmotic pressure जैसे हम लोग ने पढ़ा है Gay-Lussac's law, pressure is directly proportional to temperature होता है provided volume is constant। So pressure, that is osmotic pressure of a solution is directly proportional to, it is directly proportional to temperature, it is directly proportional to temperature provided volume is constant, volume is constant। वॉल्यूम अगर क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसी को फॉर्मूला में दें तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सो पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। पाई अपॉन टी इज कांस्टेंट लिखा जा सकता है। सो देयरफॉर वी कैन से फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस पाई 1 अपॉन पाई 2 will be equal to T1 upon T2 लिख सकते हैं, T1 upon T2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, that will be called as Van't Hoff general equation। Van't Hoff general equation, Van't Hoff general equation में हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। सो पाई v भी कांस्टेंट है और पाई अपॉन टी भी कांस्टेंट है, तो वी कैन से pi v upon t is equals to constant। pi v upon t is equals to क्या लिखेंगे, constant, ठीक है ना। for dash moles 1 mole, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं बेटा, so pi v is equals to, और pi v is directly constant into constant को बेटा मैं k मान लो, k into t, for this is for dash mole for 1 mole, ठीक है ना। ये जितने भी लॉज है बेटा ये सब किसके लिए है, for 1 mole है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे भी क्या बेटा 1 मोल के लिए। तो फॉर n मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर n मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर n मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इट विल बी पाई v इज इक्वल्स टू n2 सॉल्यूट है ना बेटा, तो b ले लेते हैं ना। सॉल्यूट को बेटा हमने पूरे चैप्टर में क्या माना है, b माना है, b इंटू k इंटू टी, ठीक है ना, b into k into t। So pi v is equals to n into k into t। Now students, आपको नहीं लगता this formula is somewhat similar to PV equals to क्या, nRT। So experimentally it has been observed, बेटा on paper है, experimentally it is observed that value of k is approximately equal to r। ये जो k का वैल्यू है ये और ये r का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल आया है, बेटा। सो देयरफॉर हम लोगों ने भी क्या किया बच्चों, पाई v इज इक्वल्स टू nb kt की जगह पे rt लिखना चालू कर दिया। सो पाई v इज इक्वल्स टू nb rt, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूला में पाई का फॉर्मूला निकालू, बताओ, सो व्हाट विल बी पाई, इट विल बी nb
RT अपॉन V लिखा जा सकता है, करेक्ट है सर। सो कैन वी से दैट देयरफॉर व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो कैन वी से दैट n इज नथिंग बट CRT। हाँ सर ये तो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सो n इज इक्वल टू क्या, n बाई v की जगह पे c लिख सकते हैं। c का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। सो नया फॉर्मूला क्या बन गया, पाई का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT बिकॉज c इज इक्वल टू क्या होता है, NB बाय v होता है, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाई इज इक्वल टू CRT। बिकॉज अगर मैं आपको आज के लेक्चर का स्टार्टिंग वाला पार्ट बताऊं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला बनाया था हमने, रो GH, ये फॉर्मूला बनाया था। तो कहना से बेटा देयरफॉर वी कैन से दैट रो GH इज इक्वल टू CRT। रो GH इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, CRT भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर मुझे कोई पूछ रहे, ध्यान से देखना, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब पाई इज डायरेक्टली proportional to concentration of the solution, therefore it is a dash property, it is a colligative property, therefore it is directly proportional to number of moles of solute ना बेटा, number of moles of solute मतलब amount के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है ना। it directly proportional to concentration of the solution की जगह पे आप number of moles of solute लिख लो, number of moles of solute लिख लो। so therefore it is a dash, it depends only on the amount of solute not on its nature, therefore it is a dash property, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से समझाऊं, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट बेटा? मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब MB या MA? सर इट इज MB ऑब्वियसली। तो इसका क्या रिलेशन है? अभी तक हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखे बेटा, सब में मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पे भी देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखते हैं जरा। पाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, NBRT होता है। क्या मैं NB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। सो पाई बी इज इक्वल टू WB अपॉन MBRT लिख सकता हूँ। अगर मैं V को उधर भेज दूं तो V क्या हो जाएगा, देयरफॉर बोलो, पाई इज इक्वल टू WBRT अपॉन MB इंटू V। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इससे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकता हूँ? यस, MB मिल गया बच्चों। MB और पाई देखो इनका अगेन वापस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो कैन आई से पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो स्टूडेंट बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने बना लिए, ये सब फॉर्मूलाज हमको आगे यूज होने वाले हैं। आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको एक शॉर्ट में समरी देता हूँ, फॉर्मूला लिस्ट भी लिख के देता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस कंटिन्यू। हमने जो फॉर्मूलाज बनाए हैं उसमें हम लोगों ने बनाया पाई बी इज इक्वल टू NBRT, क्लियर? इमेजिन करो फॉर टू सॉल्यूशंस से फॉर एग्जांपल पाई 1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1 एंड सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई 2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2 लिख सकते हैं हम लोग, बराबर है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनो, अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाए सपोज, तो ये कौन से सोल्यूशन हो जाएंगे? सर ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। उसके साथ साथ दोनों का वॉल्यूम्स भी इक्वल है, समझो गिवन है समझो, और दोनों का टेम्परेचर भी इक्वल है, T1 और T2 इक्वल है, ये भी गिवन है। देन क्या हो जाएगा बच्चों? सर देन क्या बेटा, बचा ही क्या? अभी कुछ तो बचा ही नहीं। पाई 1 V1 ये और ये दोनों इक्वल, टीवी का था, R तो कांस्टेंट है, तो बचा क्या? सो देन वी कैन से N1 इज इक्वल टू क्या, N2 हो जाएगा। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ
एवोगैड्रोस लॉ, अभी यही बचा था, ये भी आ गया, वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। ना इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन ये होगा, equal volumes of two isotonic solutions contains equal number of moles of solute at given temperature। समझे नहीं क्या बोला, क्या मालूम? देखो equal volumes, इधर ध्यान दो, ध्यान, थोड़ा ध्यान दो। equal volumes है equal volumes of कौन सा solution? two isotonic solution, equal volumes of two isotonic solutions have equal number of moles of solute, have equal number of moles of क्या solute, ठीक है ना। यहाँ पे वन और ये टू बेटा दोनों सॉल्यूट का ही है बेटा, इसको वन और ये जो वन और ये टू बेटा दोनों सॉल्यूट का ही मान के चलना, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर है, एट गिवन टेम्परेचर ना। इक्वल नंबर ऑफ अगर मोल्स है बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n into Na, तो n into Na तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही हो जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? molecules. So equal volumes of two isotonic solutions have equal number of moles of solute or number of molecules at a given temperature. So N1 will be equal to क्या हो जाएगा बेटा? N2। इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो W1 अपॉन W by M, और उधर भी W by M लिख सकता हूं, तो इससे बेटा सम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये वाला याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, वॉल्यूम अगर कुछ नहीं बोला तो दोनों का 1-1 लीटर मान के चलना है, और टेम्परेचर तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं रहेगा मैक्सिमम केसेस में, तो आपको बेटा नॉर्मल दोनों का टेम्परेचर क्या मान के चलना है? सेम ही मान के चलना है। तो अगर हम बात करें बेटा इन शॉर्ट नोट, तो हम लोग के पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है π1, पॉइंट नंबर 1, π1 अपॉन π2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? π1 अपॉन π2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल्स टू n बाई वी आर टी। चौथा फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है ना, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है बच्चों? फिफ्थ फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, π1 अपॉन π2 इज इक्वल्स टू अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो c1 t1 अपॉन c2 t2 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। यही हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बेटा यूज होंगे, यही हम लोगों को अगले लेक्चर में काम आएंगे। और हाँ, एक और, किसी को अगर आर का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू है बेटा 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू तो बेटा हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा यूज करना, तो हम लोग इसमें आरपी ट्रिक वाला वैल्यू यूज करेंगे। आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/12। तो 0.08205 नंबर अगर आपको कैलकुलेशन में नहीं जम रहा है तो आप इसकी जगह पे आरपी नंबर 1/12 लिख सकते हैं। 1/12 का भी यही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ एंटायर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज अच्छे से ये नोट्स बना लीजिए और रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को बहुत सारे कैलकुलेशन और सम्स भी करने हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द लेक्चर नंबर 17 विद द एमसीक्यू डिस्कशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।